हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? मस्त। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 सेल का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर रहने वाले सेल के वो छोटे छोटे ऑर्गन, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर रहने वाले सेल के वो छोटे छोटे ऑर्गन जो एक स्पेशल टाइप के फंक्शन करते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन होता है सबके पास, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन। तो सेल के जो साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? उसमें से कुछ ऑर्गन के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कुछ के पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता। तो जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है वो कौन होते हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनके पास डबल मेम्ब्रेन होंगे। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करूं तो गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, इसको फूड वैक्यूल भी बोलते हैं, स्टोरेज का काम करता है इसलिए। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम और सेंट्रोसोम। क्या देखा हमने कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या कहलाते हैं? स्मॉल ऑर्गन ऑफ सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स तीन टाइप के होते हैं, किसी के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, किसी के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है और किसी के पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन वाले गोल्गी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और फूड वैक्यूल। और जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होते वो कौन से हैं? राइबोसोम और सेंट्रोसोम। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम और सेंट्रोसोम को। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। किसको डिस्कस कर रहे हैं? वो सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। कौन कौन से? राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम का एक स्पेशल नेम होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल में जितने भी प्रोटीन बनते हैं कौन बनाता है? एक फैक्ट्री है राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। देखिए, फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए विदाउट एनी मेम्ब्रेन। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता तब भी प्रोटीन और आरएनए बनाता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये मौजूद होता है। याद कैसे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड जो होता है वो कहाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करके प्लांट सेल में। ठीक है, मैं याद करा दूंगा। अब देखिए, जैसे ये हुआ आपका सेल, सेल का ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस में राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन बना के, ये मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स से क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे साइटोप्लाज्म में अपना प्रोटीन, या ये खुद राइबोसोम निकल के कहाँ चला जाता है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और क्या बना लेता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या गोल्गी एपरेटस के अंदर चला जाके वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम का मेनली काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। बात करूं सेंट्रोसोम को, तो सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनका काम, ये दो टाइप के होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर। इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। स्पिंडल फाइबर मतलब एक सेल है, तो सेल का जो शेप मेंटेन होता है वो किसकी वजह से होता है? स्पिंडल फाइबर। ऐसे ऐसे कनेक्शन होता है इनमें। हेल्प इन डिवाइडिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, जब कोई भी सेल डिवीजन जब अकर होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो डिवाइड करते हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है? सेंट्रोसोम उनका हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आप क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। ठीक है,
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर रखा था। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है जो कि इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने ऊपर और ट्रांसफर करते हैं। डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है, ये भी बात कर लिया था कि अगर ये सेल है तो सेल ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है। ये इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है। अब इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो चीज नहीं बताया था वो है, क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाता है? अभी देखा हमने, प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन, ये भी देखे थे कि इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। प्रोटीन बनाया, प्रोटीन कहाँ सेंड कर देगा? बाहर निकलेगा, या खुद राइबोसोम भी बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के कहाँ जाएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, या कुछ इस टाइप के किस गोल्गी एपरेटस के पास चले जाते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बना के पूरे सेल में ट्रांसफर करता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, यही थी न्यूक्लियस की कहानी। अब हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखिए क्या होता है, ये हुआ सेल, ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम निकला बाहर, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निकलता है कहाँ से? ओरिजिनेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कहाँ जाके खत्म होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले। ठीक है, ये ऐसे फैले होते हैं, इनका नेटवर्क होता है। यहां से राइबोसोम निकला, राइबोसोम मान लीजिए जाके इस पे चिपक गया। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जाके चिपक गया, उसका नाम हो जाएगा, अब कैसा दिख रहा है ये? रफ टाइप का, तो इसका नाम हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन। ये क्या हो गया जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं जाके चिपका? वो एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से क्या निकलेगा? लिपिड, फैट। अब क्या होगा कि यहीं पे ये हो गया गोल्गी एपरेटस। हुआ क्या? यहां से प्रोटीन निकला, तो प्रोटीन कहां चल गया? और लिपिड भी निकला तो गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी बॉडी को गया, गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी बॉडी सेम होता है। जब गोल्गी बॉडी को गया तो गोल्गी बॉडी उसको क्या करेगा? मॉडिफाइड करेगा। मतलब कहने का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? प्रोटीन बनाना, लिपिड सिंथेसाइज करना। यही प्रोटीन और लिपिड आगे चल के जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनको बनाने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। पहला काम क्या हो गया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सेकेंड इनका काम होता है कि जो ये प्रोटीन और लिपिड बनाया है, फैट बनाया है, उनको आगे चल के हार्मोन और एंजाइम में तब्दील कर देते हैं। मतलब हार्मोन जो एंजाइम हमारे बॉडी में होता है कहाँ से बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, फिर मैं बात करूं अगला काम, एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका एक और काम होता है, जो वर्टिब्रेट होते हैं उनका लिवर सेल में जो भी गंदगी होती है डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी गंदगी होती है जैसे पॉइजन हो गया, ड्रग्स हो गया, तो उसको क्या करेगा? डिटॉक्सिफाइड करेगा। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एक और काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट का चैनल प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहां से राइबोसोम निकला, ये आपस में पूरी एक जाल बनाए रखती हैं, सबके साथ इंटरलिंक होते हैं एंडोप्लाज्मिक। इनसे कुछ लेके उनको दिया, उनसे लेके कुछ उनको दिया, मतलब एक नेटवर्क बनाया होता है। ठीक है, एक इसका और काम होता है, आपने सुना हो लाइसोसोम, ये सुसाइटल बैग होता है, अभी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो भी कौन देता है?
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर जो एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सेल के अंदर जितने भी टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, जितने भी चेंजेज होते हैं, जो भी ज़रूरत होती है, जिस टाइप का प्रोटीन बनाना हो, जिस टाइप का फैट बनाना हो, जैसा एंजाइम बनाना हो, वो सारे जो काम करते हैं कौन करता है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने किया था? कैमिलो गोल्गी 1897 में। इनका डिफिनीशन है कंसिस्ट द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्स पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे होता है, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ऐसे, फिर इसके जस्ट पैरेलल जो इधर वाला भाग होता है, इधर वाला, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, इधर वाला होता है वो ट्रांस। ठीक है, ये पैरेलल, इनको क्या बोला जाता है? स्टैक या सिस्टम्स। इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। मतलब सारा कंट्रोल कौन करता है? गोल्गी बॉडी। देख लीजिए सेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसपोर्टर होता है, स्टोरेज होता है, मॉडिफाइंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का भी काम करता है। लाइसोसोम जो होता है, सुसाइडल बैग, उसका फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्गी बॉडी। देखिए होता क्या है, अब ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये हुआ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? राइबोसोम। इसको भेजना होता है तो क्या करता है ये? सिस के तरफ से जो प्रोटीन बनाया, जो भी चीज भेजना हो अगर सेल में, तो किसको दिया? गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी सिस फॉर्म से लेगा, उसको मॉडिफाई करेगा अपने अंदर। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे सीधा साधा प्रोटीन बना, अब उसको मॉडिफाई करना है, तो उसको पूरा मॉडिफाई करके जैसा मन वैसा बना के अंदर से वो सेल में ट्रांसफर करेगा। यहाँ क्या है? मॉडिफाई किया, ट्रांसपोर्ट किया अपने अंदर से पूरे सेल के अंदर, स्टोर करके भी रख सकता है कुछ दिनों के लिए। पैकेजिंग, मतलब उनको जब भेजना होता है तो पैकिंग करके भेजता है कि कहाँ जाके उनका यूज हो। अब बात करते हैं, ये क्या था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे क्या था? इस बन रहा था प्रोटीन। प्रोटीन भी इसके अंदर गया, वो कोई सिंपल सा था, बाहर निकला तो कुछ अलग शेप लेके, मतलब जैसी जरूरत होगी। प्रोटीन क्या होता है बेसिकली समझिए, शरीर में जितने भी हमारे सबसे ज्यादा पार्ट हो क्या है? प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो प्रोटीन एंजाइम की बात करो तो भी प्रोटीन होता है। तो जैसा प्रोटीन शरीर को चाहिए कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया गोल्गी बॉडी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये मैं बता रहा हूं कैसे होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। करेंसी क्या होता है? जैसे हम बाजार से अगर कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, उनको क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? उन्हें पैसे देते हैं। वो क्या है हमारे लिए? करेंसी है। पहले के जमाने में क्या देते? हम अनाज देते थे कोई सामान खरीदने के लिए, वो क्या थी हमारे लिए? करेंसी। मतलब जिससे हम कोई चीज ले ले। तो हमें अगर एनर्जी की जरूरत हो तो हमें किस फॉर्म में खर्च करना होगा? एटीपी। जैसे मैं ये सब पढ़ा रहा हूं तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही होगी, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एटीपी। जहां भी शब्द अगर आपको फोल्डिंग दिखे, आप समझ जाना कि वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए ही फोल्डिंग हुई है। जैसे कहां देखने को मिलेगा आपको? एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज हो, वहां क्या होता है? फोल्डिंग होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक और जगह आपने देखा होगा विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वहां भी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब देखिए हम बात करते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन की। हम बात कर एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज जब खाना पच जाता है पेट में तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में टूटता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब अंदर जाता है किसमें? साइटोप्लाज्म में, तो क्या बनता है? पायरुवेट। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो क्या किस में टूटता है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में। अब इधर से ये सेल है, सेल के पास ब्लड है, ब्लड क्या ले गया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ आया? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट कहाँ आया? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ के किस फॉर्म में टूट जाते हैं? देखिए
ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाके किस में टूटता है? पायरूवेट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज को टूटने को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। पायरूवेट में टूटा, कहां पे? साइटोप्लाज्म में। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला, पायरूवेट कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद आपको ये तो पता होगा ना कि एरोबिक रिस्पिरेशन किसको बोलते हैं? रिस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनती है, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन वो होता है जहां बिना ऑक्सीजन के हेल्प से ही एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में गया और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? CO2 जो बाहर निकलता है हमारे, और H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी कितना निकलता है? 38 ATP, मतलब 38 ATP एनर्जी निकलता है। समझ में आया आपको? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। देखिए, अपना डीएनए और अपना राइबोसोम इसके पास होगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और होगा प्लास्टिड के पास। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो रहा है? पावर हाउस, एनर्जी दे रहा है। समझिएगा, मैं रिलेट कर रहा हूं। और प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में हो गया, प्लांट सेल में क्या होता है? एनर्जी कहां से मिलती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां होता है? क्लोरोफिल से, लिफ में। क्लोरोफिल कहां होता है? प्लास्टिड में। यानी कि प्लास्टिड का भी काम क्या है? एनर्जी को प्रोवाइड करना। तो जो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा उसका अपना डीएनए और राइबोसोम। ऐसा इसलिए होगा, किस सेल को कितना एनर्जी चाहिए, ये अगर वो न्यूक्लियस से पूछने लगे कि अपना डीएनए दो, अपना राइबोसोम दो, हम अपना बनाएंगे प्रोटीन, ये करेंगे, समझ लो, तो उसमें लेट हो जाएगा। मसल सेल को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नर्व सेल ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत फास्ट चलना होता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? ये चीज़ें समझ में आई आपको? ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में, किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीजन जाके एरोबिक रिस्पिरेशन करके क्या बनाते हैं? CO2, H2O, एनर्जी। और एनर्जी कितना बनता है? 38 ATP। और एनएरोबिक में कितना बनता है? 2 ATP। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए। प्लास्टिड्स एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स है जो केवल प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में। ये आपको लर्न करना होगा। देखिए, प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है जो एनिमल में नहीं होता। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता। सेंट्रोसोम एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। ऐसे ही बात करूंगा फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल बड़ा सा किस में होता है? प्लांट सेल में, एनिमल में छोटा छोटा होता है। तो देखिए, इसका काम प्लांट सेल में ज्यादातर पाया जाता है। इनका काम क्या होता है? स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। याद नहीं करना पड़ेगा, देखिए याद हो जाएगा। प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं, एक तरह के पिगमेंट्स होते हैं, कलर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट या तो व्हाइट होता है या कलरलेस होता है। जैसे प्लांट के रूट अंडरग्राउंड होते हैं, मेनली अंडरग्राउंड। जो प्लांट के रूट का कलर कौन देता है? ल्यूकोप्लास्ट। बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, जो किसी भी प्लांट के फ्लावर के और फ्रूट का कलर देता है। लेकिन याद रखना, वायलेट और ब्लू को छोड़ के, वायलेट एंड ब्लू को छोड़ के, वायलेट और ब्लू का रंग कौन देता है ये आगे डिस्कस करेंगे। क्रोमोप्लास्ट में एक पार्ट होता है, ये कलरफुल है तो उसमें ग्रीन कलर होता है। जो ग्रीन कलर आता है उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कहां पाया जाता है? लीफ में। ये तो हम पढ़ रखे हैं। इनका ग्रेना और स्टोमा देखिए, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें छोटे छोटे जो होते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं, उनको थैलेक्वाइड बोलते हैं। इनको मिला के क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। एंड इंटरलिंक जो होता है उनको बोलते हैं इंटरग्रेना। आया समझ में? इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये तो मैं बोला था, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड करता है। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करता था? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों के पास क्या होता है? अपना डीएनए और राइबोसोम। और एक और चीज, दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, नोट करिए।
अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बड़ा इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल्स है। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका नाम है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेल किसके द्वारा बनाया जाता है, पहले तो इसको याद करते हैं। लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम बना दिया, एक थैला टाइप का एक बैग बना दिया, उसके अंदर इंजाइम भर दिया। इंजाइम कौन बनाता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक डाइजेस्टिव जूस दे दिया। वो इतना खतरनाक डाइजेस्टिव जूस होता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर की कोई भी चीज, अनवांटेड चीज को ये क्या करता है? इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको खत्म कर देता है। होता क्या है, जैसे ही देखता है कि सेल की हालत पंचर हो रही है, सेल खराब हो रहा है, अब सेल किसी काम का नहीं है, तो ये क्या करता है? खुद ही बस्ट हो जाता है, खुद ही फट जाता है। तो फटेगा तो इंजाइम बाहर निकलेगा, इंजाइम बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरे सेल को मार डालेगा। जैसे सुसाइड बॉम्बर होते हैं वैसे क्या करेगा? ये खुद को फटा और पूरे सेल को ले डूबेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। कोई फॉरेन मटेरियल आए उनको अंदर लाके क्या कर देता है? डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। वो किस प्रोसेस से खत्म करता है? तो हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर और इंजाइम की हेल्प से फॉरेन मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम बाय ईआर। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से एक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम के, उसके अंदर होता है। वो क्या करता है? सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चलिए इसको नोट करिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग हम अब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स, फूड वैक्यूल्स की हम बात करते हैं। फूड वैक्यूल्स का काम होता है जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना, जो बाद में यूज होने वाली है। इसलिए उसका नाम क्या हो गया? वेयर हाउस ऑफ द सेल या स्टोर रूम। ये लार्ज किस में होता है? प्लांट सेल में। अगर मैं प्लांट सेल बनाऊं तो ये न्यूक्लियस हुआ, तो ये इतना 50 to 60% यही होता है फूड वैक्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है? सेल सैप। ये क्या करता है? प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रदान करता है। इट्स प्रोवाइड टर्जिडिटी टू प्लांट्स। स्मॉल एंड मोर किस में होते हैं? एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। ये क्या स्टोर करता है? अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन बाद में यूज करने के लिए। और ये किस में मदद करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की मैं बात करूं तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है टू मेंटेन वाटर लेवल, वाटर एंड आयनिक लेवल इन बॉडी। हमारे शरीर में कितना NaCl चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, इन सबको मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जो हमारा काम किडनी करता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। मतलब जो किडनी काम करता है हमारी बॉडी में, वो कौन करता है? फूड वैक्यूल। वैक्यूल्स आर द लार्ज वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। देखिए इससे पहले भी हम पढ़े थे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या बनता है? एंजाइम बनता था किसका? लाइसोसोम का। गोल्गी बॉडी उसको बनाता था। यहां भी इंडोप्लाज्मिक और गोल्गी बॉडी। टर्जिडिटी देता है किसको? प्लांट को। ऐसा क्यों होता है? इसमें पूरे वाटर भरे होते हैं एकदम टाइट 50 to 60% तक। ये क्या? प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हर्बीवोर्स। जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, किसी देखते हो किसी पौधे को खाते हैं, किसी को नहीं खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो पौधे को नहीं खाते उनके पास क्या होता है? पॉइजन्स होते हैं, जहर होते हैं। वो कहाँ मौजूद होते हैं? इनके फूड वैक्यूल्स में। वो अपने को बचाने के लिए उसमें क्या लगता है? एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से एंजाइम जहर बनवा लेता है। हेल्प इन पोलिनेशन। पोलिनेशन आपको पता है कि इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट कैसे उसके तरफ जाते हैं? किसी भी फ्लावर की तरफ, वो देखने में अच्छा लगे, रंगीन हो। तो ऐसे ही कोई भी प्लांट रंगीन, अगर रेड एंड ब्लू है तो रेड और ब्लू पिगमेंट कौन देता है? फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया सेल ऑर्गेनेल्स में? सबसे पहले हमने डिस्कस किया राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये क्या थे? ये दोनों नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से राइबोसोम निकल कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे जिस पे जाके राइबोसोम चिपक गया उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जिस पे नहीं चिपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिपिड प्रोड्यूस करता है। ये और इनका काम क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का?
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या काम होता है, तो ये जो प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं वो कहीं ना कहीं जाके किस में तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एंजाइम और हार्मोन में, ठीक है। और क्या ये चैनल प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ से निकलने के बाद प्रोटीन कहाँ चला जाता है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, मॉडिफाई करना, कैसे भी हो चेंज वो करेगा। तो सारा चीज कहाँ जाएगा, पहले गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी अपने अनुसार उसको चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। गोल्गी बॉडी के बाद हमने क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला गया, क्योंकि वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान। क्या बनता है, एटीपी। अंदर वाला फोल्डिंग क्यों होता है उसके मेम्ब्रेन का, कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो एटीपी की। उसके बाद से हमने क्या देखा, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हम सब इंपॉर्टेंट क्या था, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या देता है, हेल्प करता है, लीफ में होता है, ग्रीन होता है, और किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज थे। क्या था, उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, लर्न है, और दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या था कैरेक्टर, लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है। सुसाइडल बैग क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम होता है। एंजाइम कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइसोसोम को कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। उसके बाद हमने देखा था फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हम वेयर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लर्न करिए, इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन किसका होता है, सिंगल मेम्ब्रेन किसका होता है, नो मेम्ब्रेन किसका होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या नहीं होता है। इनका सेकेंड नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आप एक बार ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।